Hi friends, this is Miss Medico, and we are with another video lecture of dermatology. We had already discussed about the basics of disorders of pigmentation, and we know there are epidermal melanocytic lesions, and we have got dermoepidermal junction melanocytic lesions, and we know now what these lesions actually are. These are actually the melanocytic deposition in the epidermis or dermis. So in this video lecture we are going to study melasma, that is the pigmentation which is mainly present in our face. And if you like my videos, please subscribe my channel, press the bell icon so that you will receive notification of my coming videos. So let us start with this topic of dermatology of hyperpigmentation, that is melasma. melasma जो है इसमें hyperpigmentation होती है, यानी पिगमेंट डिपॉजिट हो जाता है, चाहे वो डर्मिस में डिपॉजिट हो जाए या एपिडर्मिस में। ये डर्मिस में भी डिपॉजिट हो सकता है और एपिडर्मिस में भी। इस में जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा पैच जो देख रहे होंगे, अ, ये जो पूरा पैच है, दिस इज़ द मेलास्मा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये जो ब्राउनिश पिगमेंट है पूरे जो चीक एरिया है, फेस एरिया है या नोज़ जो है, इसने कवर किया हुआ है। ये जो डिपॉजिशन है ब्राउन पिगमेंटेशन इस लेडी में आप देख पा रहे होंगे, ये मेलाज्मा है। तो मेनली ये जो सन एक्सपोजर एरियाज़ होते हैं, जैसे फेस हो गया या हैंड्स हो गए, वहाँ पे ही ज़्यादा होता है, क्योंकि जो सन एक्सपोजर है वो एक प्राइमरी ट्रिगर है। यानी कि जो पहला इसमें जो ट्रिगरिंग फैक्टर है, यानी जो इसमें कॉज है, मेनली देखा गया है कि सन एक्सपोजर जो है वो एक ट्रिगरिंग फैक्टर है कि जिससे मेलानोसाइट स्टिमुलेट होती है और मेलानिन डिपॉजिट हो जाता है। Hence lesions are seen in face and worseness in summer. तो मैंने कहा सन एक्सपोजर जो है वो एक बिगेस्ट ट्रिगरिंग फैक्टर है, तो इसलिए ये जो पैड्स है, ये जो डिपॉजिशन है मेलानिन की, ये फेस में ज़्यादातर पाया जाता है। और जो समर्स है उसमें ये पैचेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें सन एक्सपोजर मेन एक फैक्टर होता है जो कि ये कॉज करता है। अदर फैक्टर्स जो है या अदर ट्रिगर्स जो है वे फीमेल हार्मोन्स है। अगर हम बेसिक्स जो वीडियो लेक्चर इससे पहले बनाया था हमने कि फीमेल हार्मोन्स पर्टिकुलरली जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है या एस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरॉन है, ये हार्मोन्स भी स्टिमुलेट करते हैं मेलानिन की सेक्रीशन को। तो दैट मीन्स जो है अगर ये हार्मोन्स फीमेल्स में पाए जाते तो मेलास्मा जो है वो एक्चुअली फीमेल्स में ज़्यादा होगा, बिकॉज ये जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, मेलानोसाइटिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी इनको ट्रिगर करते हैं इन पैट्स को। या ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इनमें भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होता है, तो ये भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है मेलास्मा के लिए, बिकॉज़ इसमें जो हार्मोन्स है वो भी स्टिमुलेट कर सकते हैं हमारे मेलानिन को। इसी तरह प्रेगनेंसी या थर्ड ट्राइमेस्टर जो है प्रेगनेंसी का, उसमें भी मेलाज्मा देखने को मिलता है, जिसको हम मेलाज्मा इन प्रेगनेंसी को हम लोग मासिक ऑफ प्रेगनेंसी या कोलाज्मा बोलते हैं। तो जो ये कोलाज्मा होता है दैट इज़ नथिंग बट इट्स द मेलाज्मा इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में जो हमारे पास फीमेल्स होती है उनमें ये शिकायत बहुत ज़्यादा होती है कि उनको क्या होता है कि उनको कोलाज्मा होता है, यानी मास्क ऑफ प्रेगनेंसी मिलता है हमें थर्ड ट्राइमेस्टर पे, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इम्बैलेंस जो कि फीमेल्स में पाया जाता है, उसकी वजह से उनमें मेलाज्मा जो है कॉमन होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। यानी प्रेगनेंसी भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर है। इस तरह हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एट मेनोपाज, चूँकि मेनोपाज में जो लेडीज़ होती हैं उनमें एस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट होती है, तो वो भी एक ट्रिगरिंग फैक्टर मैंने कहा मेलाज्मा के लिए है। तो मेनोपाज की लेडीज़ जो होती है उनमें भी मेलाज्मा देखने को मिलता है। अब इसकी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में, यहाँ पे
इसकी प्रेजेंटेशन को दिखाया गया है। ये ब्राउन हाइपर पिगमेंटेड पैचेस होते हैं चीक्स में ज़्यादातर। अगर आप ऐसे इस तरह के पेशेंट्स देखते होंगे तो ये पैचेस जो है, ये हमारे पास जो ब्राउन पैचेस है बिल्कुल ये फ्लैट पैचेस होते हैं। मैक्यूल की तरफ बिल्कुल फ्लैट पैचेस होते हैं। चीक्स पे हमारे जो ब्रिज नोज़ होता है उस पे पाया जाता है ज़्यादातर, फोरहेड पे भी मिलता है। और ये जो पिगमेंटेड हाइपर पिगमेंटेड पैड्स या मैक्यूल्स होते हैं, इनकी जो मार्जिन्स होते हैं ना, वो इरेगुलर होते हैं, यानी कि वो रेगुलर नहीं होते। ऐसे पैच नहीं होता है लेंटिजन की तरह। ये मेलाज्मा के जो बाउंड्रीज होती है वो इरेगुलर होती है। तो ये जो है इसकी प्रेजेंटेशन जो है, इट प्रेजेंट्स एज, अगर आपके पास पेशेंट आएगा वो प्रेजेंट करेगा कि उसको जी ब्राउन पिगमेंटेशन है, ब्राउन पैचेस है। टिपिकली जो मैलर प्रोमिनेंसेस है, जो यहाँ पे जो चीक बोन्स है, ये जो जाइगोमैटिक आर्च जो है यहाँ पे जो है, अगर मैलर प्रोमिनेंसेस पे ब्राउन पैचेस होंगे, ब्रिज ऑफ नोज पे ब्राउन पैचेस होंगे, तो फोरहेड पे पैचेस होंगे इरेगुलर वो भी होंगे, तो आपका जो डायग्नोसिस बनना चाहिए कि इस पेशेंट को जो है ना मेलाज्मा हो गया है, यानी उसको हाइपर पिगमेंटेशन डिसऑर्डर है। तो हमारे पास मैंने कहा पिछले वीडियो लेक्चर में कि एपिडर्मिस में भी ये मेलानिन डिपॉजिशन हो सकती है, जिसको हम मेलाज्मा बोलते हैं। तो मेनली अगर हम पिगमेंट हो मेनली डिपॉजिट होता है एपिडर्मिस में, लेकिन जो ये पिगमेंट अगर डिपॉजिट होगा एपिडर्मिस में तो इसकी प्रेगनोसिस जो है, यानी ये ठीक हो सकता है, इसके चांसेस है कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए, जो एपिडर्मल मेलाज्मा होता है। दूसरा, अगर हमारा जो पिगमेंट है मेलानिन है, एपिडर्मिस की बजाय डर्मिस में डिपॉजिट होगा, हमारा मेलानिन ज़्यादा जो है अगर वो डर्मिस में होगा, तो डर्मिस में क्या होता है कि इसकी पुअर प्रेगनोसिस होती है, यानी ये क्रॉनिक होता है ये वाला, ये जल्दी जाता नहीं, ये पैचेस बहुत देर तक रहते हैं और जो ब्यूटी है उसको डिग्रेड करते हैं। अगर डर्मल मेलाज्मा हो, इसकी प्रेगनोसिस बहुत ही पुअर है। हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पेशेंट को वेदर इट हैज़ एपिडर्मल मेलाज्मा और डर्मल मेलाज्मा? उसके लिए हम लोग जो टूल है वो वुड लैम्प्स का इस्तेमाल करेंगे। वो हमें हेल्प करेगा डिफरेंशिएट करने में वेदर द पेशेंट हैज़ एपिडर्मल और डर्मल मेलाज्मा। तो वुड लैम्प्स में हमें क्या दिखेगा? अगर एपिडर्मल पेशेंट को मेलाज्मा होगा तो वुड लैम्प्स में जो है उसका जो पैच है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको एपिडर्मल मेलाज्मा होगा तो ये पैच जो है ये इन्हांस होगा। अगर इसको डर्मल मेलाज्मा होगा तो ये पैच जो है, इसका जो कलर है वो रिड्यूस हो जाएगा वुड लैम्प्स में जब हम देखेंगे। तो बेस्ट टूल जो है मेलाज्मा जो है वो, वेदर इट्स एपिडर्मल और डर्मल, उसको रिकग्नाइज करने के लिए, उसको डायग्नोज करने के लिए या डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास जो टूल है वो है वुड लैम्प्स। अगर हम हिस्टोपैथोलॉजी की बात करेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, बोला जाता है कि ये जो डर्मिस है या एपिडर्मिस है, यहाँ पे मेलानिन जो है, मेलानोसाइट्स जो है वो इंक्रीज नहीं होती है, बट मेलानोसाइट्स क्या होती है, एनलार्ज हो जाती है, यानी बड़ी हो जाती है। मेलानोसाइट्स का नंबर तो वही रहता है। अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकली देखेंगे, देखा गया है जब इन टिश्यूज़ को डिग्रेड किया गया या डर्मिस एपिडर्मिस को स्टडी किया गया, तो देखा गया ये जो मेलानोसाइट्स है ये नंबर में इंक्रीज नहीं होती, बल्कि इनका साइज जो है वो एनलार्ज होता है। जब मेलानोसाइट का साइज जो है एनलार्ज होगा, मोर एक्टिव मेलानोसाइट मिलेगी, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर फंक्शनल मेलानोसाइटोसाइट्स। यानी कि ये जो मेलानोसाइट्स है ये जब एनलार्ज हो जाती है तो ये अपना रस जो है टायरोसिन से बहुत सारा मेलानिन बनाती है, क्योंकि इसका जो है ये एक्टिव बन जाती है, ना कि इनका नंबर इंक्रीज होता है। देखा गया है कि ये जो मेलानोसाइट है पुरानी ही होती है, लेकिन ये एनलार्ज होती है, ये हाइपर फंक्शनल बन जाती है, जिसकी वजह से मोर एंड मोर मेलानिन डिपॉजिट होता है। अगर हम सिंपली बात करेंगे, मैंने कहा ना कि ये कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, उन्हीं से ये मेलानिन डिपॉजिट होता है। तो अगर हमें ट्रीटमेंट देना है इस पेशेंट को, तो हमें इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रिमूव करना होगा। सबसे पहला ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो क्या है, मेलाज्मा क्रॉनिक है और नीड्स लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। क्योंकि मैंने कहा डिपॉजिशन जो है वो
बहुत ज़्यादा डीप होती है डर्मल में, तो उसकी पुअर प्रेगनोसिस है। लेकिन ये वैसे भी ये मेलाज्मा जो है, ये पैचेस जो है, ये क्रॉनिक है। और कोलाज्मा रेजॉल्व होता है। जो मासिक और प्रेगनेंसी है या मेलाज्मा जो प्रेगनेंसी में पाया जाता है वो रेजॉल्व होता है प्रेगनेंसी के बाद, क्योंकि हार्मोन्स वापस से अपनी जगह पे आ जाते हैं। जो इम्बैलेंस है वो अपनी जगह नॉर्मल होता है, तो इस वजह से कोलाज्मा खुद रिजॉल्व होता है। लेकिन वैसे एक अगर हम डिजीज़ की बात करेंगे मेलाज्मा की, वो क्रॉनिक होता है और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें सनस्क्रीन का यूज़ करना होगा, बिकॉज सन ही एक मेन फैक्टर होता है जो मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करता है टू सिक्रेट मोर एंड मोर मेलानिन टू बिकम हाइपर फंक्शनल। तो उसके लिए हमें सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए जो ब्रांड्स है, मैं अ, इनके अच्छे रिव्यूज़ हैं इन सनस्क्रीन्स के जो मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। आप सनक्रूज़ 50 की बात करेंगे तो ये अच्छा सनस्क्रीन है सेंसिटिव स्किन के लिए। और इसका जो एसपीएफ है वो 50 है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम होगी। सनशेड जो है ये अल्ट्रा ब्लॉक लोशन होता है, यूवीए और यूवीबी को प्रोटेक्ट करता है। और ये भी एसपीएफ सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर जो है इसका 50 है। तो ये भी एक कंप्लीट इंडोर एंड आउटडोर प्रोटेक्शन देता है सनशेड। इसी तरह एक और जो है सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं मेलागार्ड का। मेलागार्ड एबॉट कंपनी बनाती है और ये सन स्टे जो है उसमें आपको कॉन्फिडेंस देता है विद अल्ट्रा यूवीए और यूवीबी प्रोटेक्शन। और ये इसमें भी फिज़िकल एंड केमिकल जो बैरियर्स है वो पाए जाते हैं और बेटर सन स्क्रीन है। सन बैन जो है इसका जो ये रिव्यू दिया गया है कि इट इज़ द ओनली सनस्क्रीन दैट प्रोटेक्ट्स यू अगेंस्ट द सनबर्न। सन बैन का बोल रही हूँ। इसके जो रिव्यूज़ है, अब अगर आप इसके रिव्यूज़ देखेंगे तो ये भी एक बहुत अच्छा लोशन है। और बहुत सारों का मानना है व्यूवर्स का जिन्होंने ये यूज़ किया है कि ये नंबर 1 है इन प्रोटेक्टिंग द सन एलर्जी एंड सन टैन। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम सन बैन लोशन बोलते हैं। ये भी एक अच्छा सनस्क्रीन है। इसके अलावा फोटो स्टेबल गोल्ड, ये भी एक अच्छा सनस्क्रीन है जिसका एसपीएफ 55 है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं और ये नॉन कॉमेडोजेनिक है। इसमें वाइड प्रोटेक्शन आपको मिलेगी, तो ये जो है सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हो। तो नंबर 1 जो है हमें पेशेंट को बोलना है कि आप जी सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए, बिकॉज आपको सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है। जिस पेशेंट को आप मेलाज्मा देखोगे उसको हमने सनस्क्रीन का यूज़ कराना ही कराना है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे, हमने पढ़ा था जब हमने बेसिक्स ऑफ पिगमेंटेशन पढ़ा था, तो उसमें हमने बोला था कि टायरोसिन से बनता है हमारा टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो वही चेंज करता है जो है टायरोसिन को फॉर्म द मेलानिन। तो वहाँ पे जो हमने कहा था कि अगर हमारे पास टायरोसिनेज एंजाइम जो है इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाए, अगर हम टायरोसिनेज एंजाइम को की एक्टिविटी को रिड्यूस करेंगे तो बहुत हद तक हो सकता है कि हम लोग मेलानिन को रोकेंगे। जब मेलानिन नहीं बनेगा तो दैट मीन्स हमारी बॉडी का जो है वो मैकेनिज्म जो है मेलानिन सिक्रीट होने का रुक जाएगा। तो हम लोगों को करना है कि टायरोसिनेज को इनहिबिट करना है। उसके लिए जो है एक क्रीम आती है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्विनोन। ये 2% से लेकर 4% तक हम यूज़ कर सकते हैं। टायरोसिनेज इनहिबिटर है। क्या है? हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक बहुत अच्छी क्रीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्रीम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द मेलाज्मा। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब अगर आप ये यूज़ करेंगे तो आपका जो है मेलाज्मा ठीक हो सकता है। तो गोल्ड स्टैंडर्ड अगर हम बोलेंगे तो ये हाइड्रोक्विनोन ही है जो कि टायरोसिनेज इनहिबिटर है। और ये इन द स्ट्रेंथ 2 to 4% स्ट्रेंथ में यूज़ किया जाता है। और मार्केट में अगर देखेंगे तो आईबी ग्लो अल्ट्रा के नाम से एक प्रोडक्ट आता है जिसमें हाइड्रोक्विनोन जो है 2 to 4% की स्ट्रेंथ में आता है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं मेलाज्मा के पेशेंट में।
तीसरा जो है, आप ट्रिपल थेरेपी का यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्लिंगमैन्स रिजीम बोलते हैं। क्लिंगमैन रिजीम ट्रिपल थेरेपी कहिए। इसमें क्या होता है, इसमें टायरोसिनेस इनहिबिटर, टी रेटिनोइन जो कि विटामिन ए का डेराइवेटिव है, और टॉपिकल स्टीरॉयड, ये तीन तत्व जो है इस क्रीम में पाए जाते हैं, और ये बोला जाता है मेलाज्मा में ड्रग ऑफ चॉइस है। मेलाज्मा में अगर मैंने कहा ही, बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रिगरिंग फैक्टर्स है, उनको रिमूव करना है। लेकिन अगर हमें ट्रीट करना होगा तो ट्रीटमेंट पे हम लोग ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर क्लिंगमैन रिजीम दे सकते हैं। आप सब ने देखा होगा, स्किन लाइट क्रीम जो है जाइडस कैडिला का, जो बहुत ही चीप रेट में मिलती है, और ये स्किन लाइट क्रीम ही ट्रिपल थेरेपी होती है, जो कि हम रिजीम यूज़ कर सकते हैं, ट्रिपल थेरेपी या क्लिंगमैन रिजीम, जो कि हमें मेलास्मा को कंट्रोल करने में बहुत हद तक फ़ायदा देती है। हाँ, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन उनको मद्देनज़र ना रखते हुए अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेंगे, अगर हमें बेसिकली मेलास्मा को ट्रीट करना होगा, तो हम लोग इस स्किन लाइट क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि 3 तत्व होते हैं, हाइड्रोक्विनोन, टी रेटिनोइन और टॉपिकल स्टीरॉयड। फिर उसके बाद जो है उसके अलावा केमिकल पील्स का हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल पील्स में हम लोग बहुत सारे पील्स आते हैं, एएचएस का, जो अल्फा हाइड्रोक्सिलिक एसिड पील्स होते हैं, उनका हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक मार्केट में जूराडर्म का ग्लाइकोलिक एसिड, जो ग्लाइकोलिक 70 पील होता है, वो बहुत ही अच्छा है मेलाज्मा के लिए। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है मेलाज्मा को कंट्रोल करने के लिए, अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, कि क्योंकि ये क्रॉनिक होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है, इसमें ट्रिगरिंग फैक्टर्स का भी ख्याल रखना होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमने कंट्रोल करना होता है। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, मैं आपको केमिकल पील्स जब पढ़ाऊँगी तो तब हम लोग डिस्कस करेंगे इस पील के बारे में इन डिटेल, ग्लाइकोलिक 70 पील के बारे में। लेकिन फॉर अ वाइल ये बहुत अच्छा पील है, अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, ग्लाइकोलिक 70 का यूज़ कीजिए। या आप अगर टीसीए, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड